हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस किस कारण से होता है, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। ट्यूबरक्लोसिस आपकी एक क्रोनिक इन्फेक्टियस डिजीज होती है। क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस आपकी एक क्रोनिक इन्फेक्टियस डिजीज होती है जो कि हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? लंग्स को प्रभावित करती है। ट्यूबरक्लोसिस होता किसके कारण है? ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें कि ट्यूबरक्लोसिस हमारी किडनी, ब्रेन, बोन को भी क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्यूबरक्लोसिस की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं अब कि इसकी प्रॉपर डिफिनेशन क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो आपका होता है, क्या होता है? Tuberculosis is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis which primarily affect the lungs but can also involve other organs of the body such as kidney, bones and brains। अब इसमें क्या बताया गया है? ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस आपकी एक क्रोनिक इन्फेक्टियस डिजीज होती है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस आपकी एक क्रोनिक इन्फेक्टियस डिजीज होती है। ये डिजीज किसके कारण होती है? तो जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होती है। किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। अब जो ट्यूबरक्लोसिस होता है हमारे किन ऑर्गन को अफेक्ट करता है या फिर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जिसको कि प्रभावित करता है? तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है मेनली आपके लंग्स को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लंग्स को प्रभावित करता है। पर कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें कि किडनी, बोन या फिर ब्रेन को भी क्या करता है? ये नुकसान पहुंचाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी को ही हम लोग क्या कर लेते हैं? हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में कहते हैं क्षय रोग, जिसको कि टीबी भी कहा जाता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं। टीबी की फुल फॉर्म ही होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या है? आपकी एक दीर्घकालीन संक्रामक रोग है। ठीक है, दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय तक चलने वाली आपकी ये क्या है? एक बीमारी है जो किससे होती है? जो कि आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होती है। अब ये जो बीमारी होती है हमारे कौन कौन से ऑर्गन को प्रभावित करती है? तो ट्यूबरक्लोसिस ज्यादातर आपके लंग्स को मतलब कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। पर लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें कि हमारे गुर्दे, हड्डियों और मस्तिष्क को भी क्या करता है? ये नुकसान पहुंचाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम लोग जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है और ट्यूबरक्लोसिस होता किसके कारण है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो कौन कौन से ऑर्गन को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस की। अब इटियोपैथोजेनेसिस क्या है? जैसे कि इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है जो हमको ट्यूबरक्लोसिस बीमारी हुई है वो किस कारण से हुई है और हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस में। अब इटियोपैथोजेनेसिस को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है इटियोलॉजी और दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि कारण पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो हमको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है वो किस कारण से हुआ है। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो हमको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस हुआ है और वो हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ा। ये किस में पढ़ते हैं? ये पैथोजेनेसिस में पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजी की, कि जो ट्यूबरक्लोसिस हुआ है वो किस कारण से हुआ है। तो ट्यूबरक्लोसिस की इटियोलॉजी क्या है आपकी, सबसे पहले क्या है इसमें कॉजेटिव एजेंट। जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है वो किसके कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, जो कि आपका एक एसिड फास्ट बेसिलस है। क्या है, एसिड फास्ट बेसिलस है। सबसे पहला आपका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कॉजेटिव एजेंट जो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से क्या होता है, आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है। फिर सेकंड, कारण जीवाणु की तो बात कर ली हमने, ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी टीबी, ओपन एक्टिव टीबी। जैसे कि इसमें क्या बताया गया है, संक्रमण का स्रोत क्या है, इन्फेक्शन कैसे होता है, जैसे कि फेफड़ों की टीबी से पीड़ित रोगी या फिर खुला सक्रिय टीबी। फिर थर्ड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो हमें ट्यूबरक्लोसिस हुआ है वो किन किन ऑर्गन को अफेक्ट करता है, या फिर हमको कैसे कैसे हमको ट्यूबरक्लोसिस हुआ। ठीक है, तो एयरबोर्न ड्रॉपलेट, कफिंग, स्नेजिंग, टॉकिंग और इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि संक्रमण का तरीका क्या है, किस कारण से हमको ट्यूबरक्लोसिस हुआ। कोई इंसान बीमार है, किसी दूसरे पर्सन को क्या है ट्यूबरक्लोसिस है, अगर वो हमसे बात कर रहा है, ठीक है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, या फिर उसने छींका, हम उसके सामने हैं, तो छींक के जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उससे क्या होगा, हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो संक्रमण का तरीका बताए तो हवा के माध्यम से क्या होता है, जैसे किसी ने खांसी है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, उसको क्या आई, खांसी आई, या फिर छींक आई, या फिर वो हमसे क्या करता है, बात कर रहा है, तो उसके समय जो उससे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो क्या होंगे, हम उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो हमको भी क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। फिर क्या है, प्री डिपोजिंग फैक्टर्स। प्री डिपोजिंग फैक्टर्स क्या है आपके, लो इम्यूनिटी, जैसे कि HIV, एड्स, मेल न्यूट्रिशन, डाइट्स। इसमें क्या बताया गया, अनुकूल कारण, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कि आपका HIV है, एड्स है, कुपोषण है, मधुमेह है, ये भी क्या है आपके ट्यूबरक्लोसिस के कारण है। फिर आपका क्या है, ओवर क्राउडिंग एंड पुअर वेंटिलेशन, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है या फिर खराब वेंटिलेशन है, तो वहां पर भी ट्यूबरक्लोसिस होने के क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। पॉवर्टी एंड अनहाइजीनिक कंडीशन, मतलब कि गरीबी और क्या है, गंदगी। क्लोज कॉन्टेंट विद एक्टिव टीबी पेशेंट। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, अगर आप उससे बहुत ही ज्यादा नजदीक जा रहे हैं तो भी आपको क्या हो सकता है, टीबी हो सकता है। लैक ऑफ BCG वैक्सीनेशन, अगर आपने BCG वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो इस कारण से भी क्या हो सकता है, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। मतलब इसमें क्या बताया गया, BCG टीकाकरण की कमी। तो ये हमने बात की इटियोलॉजी की, कि जो आपको ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है वो किन किन कारण से हो रहा है। अब पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो हमको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, क्यों हुआ, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस हुआ और हमारी बॉडी में आगे बढ़ा, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के आगे। तो हम लोग बात करेंगे टीबी की पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस क्या है आपका, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे आ गए हैं। तो जो आपका पैथोजेनेसिस है, सबसे पहले क्या होता है, एंट्री ऑफ बैसिली। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जो कि हमारे किसको प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आपका क्या है, जीवाणु हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है। कौन सा जीवाणु प्रवेश करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है, किसी की ड्रॉपलेट से, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से हमारे कांटेक्ट में आ गए, तो उसकी जो संक्रमित बूंदें होंगी उसके जरिए क्या होता है, ये हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में पहुंचने के बाद प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या है, बैसिली रीच एल्वियोली ऑफ लंग्स एंड मल्टीप्लाई इनसाइड मैक्रोफेज। तो जीवाणु होता है, कौन सा जीवाणु, आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये क्या करता है, फेफड़ों की एल्वियोलाई तक पहुंचकर क्या करता है, मैक्रोफेज में बढ़ते रहते हैं, मतलब कि वो अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। ग्रोथ करने के बाद आपका क्या होता है, जो ट्यूबरकल मतलब कि क्या करता है, गांठ बनाना चालू कर देता है। संक्रमण वाली जगह पर ये सूजन होती है और ग्रेन्युलोमा मतलब कि अपनी गांठें बनाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अब जब आपकी गांठें बनने लगती है तो क्या होता है, वहां पर घाव हो जाता है।
अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है तो वो घाव क्या होते हैं, भर जाते हैं। अगर इम्यूनिटी मजबूत नहीं है तो क्या होते हैं, घाव जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है, यहीं पे आपको बताया गया अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है तो घाव आपके भर जाते हैं और फाइब्रोसिस हो जाता है। वहीं पर अगर आपकी आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत कमज़ोर है तो क्या होता है, रोग फिर से संक्रमित हो जाता है। मतलब कि थोड़े दिन में आपका टीबी सही हो गया और आपकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है तो वो टीबी क्या हो सकता है, आपको दोबारा फिर से हो सकती है। तो क्या होता है यहाँ पे सेकेंडरी टीबी। फिर उसके बाद क्या होता है, जीवाणु खून या लसिका मतलब कि लिम्फ के जरिए क्या करता है, शरीर के अन्य अंग जैसे कि गुर्दा है, हड्डी है, ब्रेन है, इनको भी प्रभावित करने लगता है। ठीक है, तो ये पैथोजेनेसिस है। क्या पैथोजेनेसिस में सबसे पहला जो भी आपका बैक्टीरिया है, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम बैसिलस जो होता है आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और डायरेक्ट लंग्स पास जाता है। अब लंग्स के पास चला गया, फिर एल्वियोली में जाता है, एल्वियोली में पहुंच के क्या करता है, मैक्रोफेज में बढ़ता रहता है। ठीक, उसके बाद जहां पर भी आपका इन्फेक्शन होता है वहां पर क्या कर देता है, सूजन कर देता है, सूजन हो जाती है और ग्रेन्युलोमा मतलब कि ट्यूबरकल बनाता है। क्या बनाता है आपका, ट्यूबरकल बनाता रहता है। अब जिसकी भी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा मजबूत है तो वो क्या करेगा, अपने घाव को भर लेगा और फाइब्रोसिस हो जाता है। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसको दोबारा से क्या होता है, ये डिजीज फिर से होने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। अगर बहुत ही ज्यादा अगर आपका ये बैक्टीरिया आप पे क्या करा है, अटैक किया है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है आपके अन्य ऑर्गन को जैसे कि गुर्दा है, हड्डी है और आपका ब्रेन है, इसको भी क्या करने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ट्यूबरक्लोसिस की पैथोजेनेसिस की बात कर ली। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, आपके लक्षण। अगर किसी को टीबी है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहला लक्षण क्या है आपका, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस लंग्स टीबी। तो सबसे पहले हम लोग फेफड़े की टीबी की बात करेंगे। अगर किसी को फेफड़े की टीबी है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्या है, परसिस्टेंट कफ मतलब कि उसको 3 हफ्ते से ज्यादा क्या होगी, लगातार खांसी आएगी। सबसे पहला लक्षण आपका यही है कि उसे 3 हफ्ते से भी ज्यादा क्या होगा, लगातार खांसी आती रहेगी। फिर दूसरा है कफ विथ सिम्पटम समटाइम्स ब्लड हेमोप्टाइटिस मतलब कि जब वो खांसी करेगा उसके जो बलगम आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ब्लड आएगा, थोड़ा ब्लड आएगा और बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बलगम आएगा। सेकंड लक्षण तो आपका ये है चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथलेस। सीने में क्या होगी, बहुत ज्यादा दर्द होगी और सांस लेने में भी तकलीफ होगी। ठीक है, लो ग्रेड फीवर स्पेशली इन इवनिंग, हल्का हल्का बुखार आएगा। अब बुखार कब आएगा, आपको शाम के टाइम अगर आपको टीबी है तो बुखार आएगा ही। ठीक है, नाइट स्वेट्स मतलब कि रात में आपको बहुत ही ज्यादा पसीना आएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, आपको भूख नहीं लगेगी और आपका क्या होगा, वजन भी कम होने लगेगा। जर्नल वीकनेस एंड फटिगनेस मतलब कि आपको सामान्य कमजोरी लगेगी, बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होगी। अगर किसी को फेफड़े की टीबी है तो ये लक्षण देखने को मिलेंगे। कौन कौन से लक्षण है, सबसे पहला तो आपका लक्षण यही है कि 3 हफ्ते से ज्यादा आपको क्या होगी, लगातार खांसी आएगी। जब खांसी आएगी तो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बलगम बनेगा। कभी कभार ऐसी भी कंडीशन होती है कि बलगम में क्या होता है, ब्लड भी आने लगता है। ठीक है, ये हो गए। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा सीने में दर्द होगी और सांस लेने में तकलीफ होगी। आपको क्या होगा, बुखार आएगा। बुखार किस टाइम आएगा, शाम को आपको फीवर आ जाएगा, वो भी हल्का हल्का। रात में बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, लगातार वजन कम होता रहेगा। फिर है आपको कमजोरी लगेगी और थकान भी महसूस होगी। ये हमने बात की फेफड़ों की टीबी की। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या होता है, शरीर के अन्य अंगों की टीबी। अब शरीर के अन्य अंगों की टीबी जैसे कि हमने क्या कहा था कि जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है वो लंग्स को प्रभावित करता है, पर कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें कि किडनी है, ठीक है, ब्रेन है, बोन है, इनको भी नुकसान पहुंचाने लगता है। तो अदर की बात करेंगे जैसे कि क्या है आपका लिम्फ नोड टीबी। अब आपने लिम्फ नोड टीबी तो पहली बार सुना होगा कि आपके लिम्फ नोड में भी टीबी होती है। हाँ, तो आपके लिम्फ नोड में भी क्या होती है, टीबी होती है। उसमें क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। लसिका ग्रंथ मतलब कि आपके क्या होगा, ग्रंथियों में भी बहुत ज्यादा सूजन आ जाएगी। बोन एंड जॉइंटिस टीबी, आपके बोन एंड जॉइंट में भी क्या होती है, टीबी होती है। अब इसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, आपके जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होगी, सूजन आ जाएगी और डिफॉर्मिटी मतलब कि विकृति हो जाएगी। ठीक
ठीक है। उसके बाद किडनी टीबी है, किडनी टीबी में आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ब्लड इन यूरिन, पेशाब जब जाएंगे तो उसमें क्या होगा, ब्लड आएगा। ब्रेन टीबी आपके क्या है, ब्रेन में भी टीबी हो जाएगी। ब्रेन टीबी में क्या होता है, टीबी मेनिंजाइटिस, ठीक है। उसमें क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, सर में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा और कंफ्यूजन, आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, भ्रम रहेगा। तो ये सारे लक्षण की बात की हमने ट्यूबरक्लोसिस की, ठीक है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। अब हमने टीबी क्या होती है इसकी भी बात कर ली, किस कारण से होती है, पैथोजेनेसिस की भी बात कर ली, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे इसकी भी हम लोगों ने क्या कर ली, बात कर ली। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट की। जैसे कि किसी को अगर टीबी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग 2 टाइप से कर सकते हैं। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और दूसरा है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग कोई भी हमको डिजीज हुई है, ट्यूबरक्लोसिस हुई है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, मेडिसिन लेंगे। मेडिसिन की हेल्प से डिजीज को कंट्रोल करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, हम लोग बिना दवाइयों के ही क्या करते हैं, डिजीज को अपनी कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अगर किसी को टीबी हुई है तो उसको किस क्लास की ड्रग लेना है जिससे कि उसकी टीबी क्या होगी, कंट्रोल होगी। तो सबसे पहला क्या है आपका रहने वाला है, सबसे पहले आप क्या लेंगे, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स लेंगे, मतलब कि फर्स्ट लाइन की एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग लेंगे। इसके अंदर आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है, जैसे कि आइसोनायाजाइड, ठीक है। आइसोनायाजाइड क्या करेगी, आपकी बैक्टीरियासाइडल इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, जो भी आपका जीवाणु है उसको क्या करेगी, मारेगी। कौन सा जीवाणु, माइकोलिक एसिड संश्लेषण को क्या कर देती है, रोक देती है, ठीक है। जो आपकी आइसोनायाजाइड ड्रग होती है वो क्या करेगी, जो भी आपका बैक्टीरिया है उसे मारेगी और माइकोलिक एसिड संश्लेषण को क्या कर देगी, रोक देगी, जिससे कि आपकी टीबी कंट्रोल हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या है, रिफाम्पसिन, ठीक है। रिफाम्पसिन ड्रग क्या करेगी, इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस, ये आपके आरएनए संश्लेषण को क्या कर देगी, रोक देगी। उसके बाद है पायराजिमाइड। पायराजिमाइड ड्रग क्या करेगी, इफेक्टिव इन एसिडिक मीडियम, किल्स डोरमेंट वैसिली। इसमें क्या होता है, अम्लीय वातावरण में प्रभावी जो सुप्त बैक्टीरिया है उनको क्या कर देगी, मार देगी, ठीक है। फिर आपको इथम्ब्यूटोल, इथम्ब्यूटोल क्लास की ड्रग आपकी क्या करेंगी, प्रिवेंट्स सेल वॉल सिंथेसिस, जो भी आपकी सेल वॉल का संश्लेषण है उसको क्या कर देंगी, रोक देंगी। लास्ट में आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लास की ड्रग क्या करेगी, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी आपका प्रोटीन संश्लेषण को क्या कर देती है, रोक देती है। तो ये सारी क्लास की ड्रग आपको लेनी है। कौन कौन सी ड्रग लेनी है, सबसे पहली है आपकी आइसोनायाजाइड। आइसोनायाजाइड ड्रग क्या करेगी, आपके जीवाणु को मारेगी और माइकोलिक एसिड संश्लेषण को क्या कर देगी, रोक देगी। दूसरी आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी। पायराजिमाइड, पायराजिमाइड क्या करेगी, अम्लीय वातावरण में प्रभावी और जो भी आपके लुप्त बैक्टीरिया हैं उनको मार देगी। इथम्ब्यूटोल, ठीक है। इथम्ब्यूटोल क्या करेगी, आपके सेल वॉल के संश्लेषण को रोक देगी। उसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करेगी, आपके प्रोटीन संश्लेषण को रोक देगी। तो अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो ये सारी की सारी क्या करना है, ड्रग यूज करना है, जिससे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो हम उसको बिना मेडिसिन के ही क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब ऐसे कौन कौन से काम करने हैं जिससे कि हमारा ट्यूबरक्लोसिस क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहला क्या है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, प्रोवाइड ए बैलेंस डाइट रिच इन प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स। किसी भी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो उसको क्या करना है, अच्छी डाइट देना है, ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, जैसे कि क्या देना है उसे, अच्छा प्रोटीन देना है, विटामिन वाली चीजें देना है, जो भी आपके खनिज से भरपूर डाइट है उसको क्या करना है, पेशेंट को देना है। सेकेंड क्या है, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग एक्टिव इन्फेक्शन टू प्रिवेंट स्प्रेड। इसमें क्या बताया गया है, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए
सक्रिय रोगी को क्या करना है, अलग रखना है। जैसे वेंटिलेशन, लिविंग एरिया शुड हैव प्रॉपर सनलाइट एंड फ्रेश एयर, मतलब कि उसे क्या करना है, अच्छा वेंटिलेशन देना है, रहने की जगह में पर्याप्त धूप हो और ताजी हवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप उससे कह रहे हैं कि अलग रूम में रहना है तो रूम बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पर उसे धूप भी लगे, थोड़ी जगह बाहर भी रहना चाहिए जिससे कि उसे धूप लाए, हवा लगनी चाहिए। तो ये सारे काम करना है अगर आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर। हेल्थ एजुकेशन, जैसे कि टीच पेशेंट्स अबाउट कफ, हाइजीन, कवरिंग माउथ वाइल कफिंग, स्नेजिंग, जैसे कि पेशेंट को क्या बताना है, अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको क्या करना है, खांसी की स्वच्छता, खांसते समय छींकते समय मुंह पे क्या करना है, कपड़ा ढक के रखना है, जिससे कि जो भी आपके इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स है वो दूसरे को अफेक्ट ना करे, दूसरे पर्सन को प्रभावित ना करें। ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग, मतलब कि क्या है आपका रूटीन चेकअप एंड सेप्टम टेस्ट टू चेक प्रोग्रेस, आपको क्या करना है, डेली के लिए नियमित चेकअप और थूक की जांच करवाना है। तो ये सारे के सारे आपको क्या करना है, नियम करना है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर। कौन कौन से नियम है, सबसे पहला तो यही है, जो भी पेशेंट है उसको भरपूर न्यूट्रिशन वाली डाइट देना है। ठीक है, उसमें क्या देना है, प्रोटीन वाली चीजें देना है, विटामिन वाली चीजें देना है, और जो भी आपके भरपूर मात्रा में क्या देना है, संतुलित आहार, खनिज वाली चीजें देना है। फिर जो भी आपको संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सक्रिय रोगियों को अलग रखना है, जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस है उसको क्या करना है, अलग रखना है, जिससे कि दूसरे इंसान को ना हो पाए। ठीक है, अगर जिस भी इंसान को ट्यूबरक्लोसिस है उसने आपने उसको अलग रखा है, पर ऐसी जगह में नहीं रखना है कि उसको धूप ही ना लगे, ठीक है, हवा ही ना लगे। तो ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर धूप भी आए और प्रॉपर आपकी हवा भी आए। उसके बाद जिस भी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उसको छींकते टाइम, खांसते टाइम अपने मुंह पे क्या करना है, कपड़ा लगा के रखना है। तो ये सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, तो ये सारा उसके अंदर आपको करना पड़ेगा। अब ये जो आपका ट्यूबरक्लोसिस वाला टॉपिक था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो जो आपका ट्यूबरक्लोसिस वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर की लाइव क्लासेस चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे, मास्टर कोर्स और डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपए है, डिजिटल कोर्स का प्राइस 999 रुपए है। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। ठीक है, मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे ऑल इन वन नोटबुक जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ठीक है, मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वो नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएंगी। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ट्यूबरक्लोसिस वाले जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।